माध्य विचलन मीन डेविएशन। हम पढ़ रहे हैं अपकिरण के माप, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। अपकिरण के मापों से मतलब है श्रेणी के सभी मूल्यों का बिखराव, फैलाव, विस्तार, विचरण या विचलन अपकिरण के माप कहलाते हैं। यानी श्रेणी के मूल्यों का बिखराव कितना है, फैलाव कितना है, श्रेणी के मूल्यों में विचरण कितना है, विचलन कितना है, विस्तार कितना है, इसका माप ही अपकिरण का माप कहलाता है। अपकिरण के माप को मुख्य रूप से दो अर्थों में प्रयोग किया जाता है, सीमा विस्तार के रूप में और विचलन माध्य के रूप में। सीमा विस्तार के रूप में अपकिरण का अर्थ है श्रेणी के किन्हीं भी दो सीमांत मूल्यों का अंतर अपकिरण कहलाता है। और विचलन माध्य के रूप में सांख्यिकीय माध्य से लिए गए विचलनों का समांतर माध्य अपकिरण कहलाता है। दो अर्थों में अपकिरण का अर्थ प्रयोग किया जाता है और अपकिरण की गणना भी इन दो अर्थों में ही की जाती है। सीमा विस्तार के रूप में अपकिरण के मापों की गणना और विचलन माध्य के रूप में अपकिरण के मापों की गणना। और इसके अलावा बिंदु रेखीय रीति के रूप में भी अपकिरण की गणना की जाती है। सीमा विस्तार के रूप में अपकिरण के 4 माप ज्ञात किए जाते हैं। विचलन माध्य के रूप में अपकिरण के 2 माप ज्ञात किए जाते हैं और बिंदु रेखीय रीति के रूप में अपकिरण का 1 माप ज्ञात किया जाता है। प्रमुखता से अपकिरण के कुल 7 मापों की गणना की जाती है। पहला विस्तार, दूसरा अंतर चतुर्थक विस्तार, तीसरा शतमक विस्तार और चौथा चतुर्थक विचलन। ये चारों हैं सीमा विस्तार के रूप में अपकिरण के माप। और इसके बाद विचलन माध्य के रूप में जिन मापों की गणना की जाती है वो है माध्य विचलन और प्रमाप विचलन। बिंदु रेखीय रीति के रूप में लोरेंज वक्र द्वारा अपकिरण ज्ञात किया जाता है। इन 7 मापों को अलग अलग वीडियोज में विस्तार से समझाया जा रहा है और इस वीडियो में हम विस्तार से समझाएंगे माध्य विचलन को, मीन डेविएशन। जहाँ सीमा विस्तार वाले अपकिरण के मापों में मुख्य दोष है कि इनमें श्रेणी के केवल 2 मूल्यों का आधार पर ही अपकिरण की गणना की जाती है, अन्य मूल्यों को सामान्यतया अनदेखा कर दिया जाता है। इन दोषों को माध्य विचलन में दूर कर दिया गया है। माध्य विचलन में हर मूल्य को और हर आवृत्ति को ध्यान में रखते हुए अपकिरण के माप की गणना की जाती है। माध्य विचलन से मतलब है किसी भी सांख्यिकीय माध्य से श्रेणी के सभी मूल्यों के चिन्ह रहित विचलनों का समांतर माध्य माध्य विचलन कहलाता है। यानी माध्य विचलन में किसी भी सांख्यिकीय माध्य यानी समांतर माध्य, बहुलक, मध्य का, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य या और भी कोई केंद्रीय प्रवृत्ति का माप, उसके द्वारा माध्य विचलन ज्ञात किया जा सकता है। और माध्य विचलन में सबसे पहला काम होगा जिस माध्य से हम माध्य विचलन की गणना कर रहे हैं उस माध्य से प्रत्येक मूल्य के चिन्ह रहित विचलन ज्ञात किए जाएंगे। फिर इन चिन्ह रहित विचलनों का योग किया जाएगा और इन चिन्ह रहित विचलनों में मूल्यों की संख्या का भाग दिया जाएगा। जो प्राप्त होगा वो कहलाएगा माध्य विचलन। यानी माध्य विचलन का अर्थ हो गया है किसी भी सांख्यिकीय माध्य से लिए गए चिन्ह रहित विचलनों के योग का समांतर माध्य माध्य विचलन कहलाता है। यानी माध्य विचलन में फर्स्ट स्टेप हो गया किसी भी सांख्यिकीय माध्य से श्रेणी के सभी मूल्यों के चिन्ह रहित विचलन ज्ञात किए जाएंगे। दूसरा स्टेप हो गया इन सभी चिन्ह रहित
विचलनों का योग किया जाएगा और इन सब चिन्ह रहित विचलनों के योग के बाद मूल्यों की संख्या से इसे विभाजित कर दिया जाएगा। जो प्राप्त होगा वो कहलाएगा माध्य विचलन। यानी किसी भी सांख्यिकीय माध्य से श्रेणी के मूल्यों के चिन्ह रहित विचलनों का समांतर माध्य माध्य विचलन कहलाता है, मीन डेविएशन कहलाता है। मीन डेविएशन या माध्य विचलन के लिए सामान्यतया किसी भी सांख्यिकीय माध्य से ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन माध्य विचलन मध्यकाश से लिए गए चिन्ह विचलनों से ही ज्ञात किया जाना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। इसका कारण है किसी भी अन्य सांख्यिकीय माध्य की तुलना में मध्यकाश से लिए गए चिन्ह रहित विचलनों का योग सबसे कम होता है। यानी समांतर माध्य, बहुलक, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य या अन्य सांख्यिकीय माध्य से चिन्ह रहित विचलन निकालेंगे तो उनका जो जोड़ आएगा उनकी तुलना में मध्यकाश से निकाले गए विचलनों का चिन्ह छोड़ दिया जाए प्लस माइनस को, तो जो मध्यकाश से जो विचलनों का जोड़ आया है वो सबसे कम होगा। और मध्यकाश से चिन्ह रहित विचलनों का जोड़ सबसे कम होने के कारण माध्य विचलन मध्यकाश से ज्ञात किया जाना सबसे अधिक उपयुक्त है। अगर प्रश्न में किस सांख्यिकीय माध्य से माध्य विचलन को ज्ञात करना है इस बारे में स्पष्ट नहीं निर्देश हो तो माध्य विचलन मध्यकाश से ही ज्ञात किया जाएगा। माध्य विचलन के लिए जो संकेत यूज किया जाता है वो संकेत है, ये इसको बोलते हैं ग्रीक वर्णमाला का अक्षर है ये स्मॉल डेल्टा। ये अक्षर है ये ग्रीक वर्णमाला का स्मॉल डेल्टा है और इसके साथ एम लिख रखा है। इसका मतलब स्मॉल डेल्टा तो यूज हुआ है माध्य विचलन के लिए और एम यूज हुआ है मध्यका के लिए। इसका मतलब है मध्यकाश से माध्य विचलन। तो मध्यकाश से माध्य विचलन लेना है तो स्मॉल डेल्टा और एम। अगर समांतर माध्य से माध्य विचलन ज्ञात करना है तो स्मॉल डेल्टा एक्स बार। यदि बहुलक से माध्य विचलन ज्ञात करना है तो स्मॉल डेल्टा जेड। गुणोत्तर माध्य से माध्य विचलन ज्ञात करना है तो स्मॉल डेल्टा जीएम ज्योमेट्रिक मीन। हरात्मक माध्य से माध्य विचलन ज्ञात करना है तो स्मॉल डेल्टा हार्मोनिक मीन एच एम। यानी जिस भी माध्य से माध्य विचलन ज्ञात करना हो उसको स्मॉल डेल्टा के साथ लिखा जाएगा। सामान्यतया मध्यका से ही माध्य विचलन ज्ञात करना चाहिए और मध्यका से माध्य विचलन ज्ञात करेंगे तो माध्य विचलन के लिए संकेत यूज किया जाएगा स्मॉल डेल्टा एम। और व्यक्तिगत श्रेणी में प्रत्यक्ष रीति से जब हम माध्य विचलन ज्ञात करेंगे तो उसका सूत्र होगा सिग्मा डी एम। और इसके दोनों तरफ ये जो दो खड़ी लाइनें हैं इन दोनों खड़ी लाइनों को बोलते हैं मॉडल्स। इसका मतलब है चिन्ह रहित विचलन और डीएम का मतलब है मध्यकाश से लिए गए विचलन और डीएम के बाद दो खड़ी लाइनें लगा देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा मध्यकाश से लिए गए चिन्ह रहित विचलन मॉड्यूल्स डीएम। या दो खड़ी लाइनों के बीच में डीएम लिख रखा है, इसका मतलब मध्यकाश से चिन्ह रहित विचलनों और सिग्मा ये है यानी योग। तो चिन्ह रहित विचलनों का योग और इसमें मूल्यों की संख्या का भाग दे देंगे तो ये कहलाएगा मध्यकाश से लिया गया माध्य विचलन। यानी व्यक्तिगत श्रेणी में जहाँ प्रत्येक मूल्य को प्रत्यक्ष रूप से अलग अलग दर्शा रखा हो वो व्यक्तिगत श्रेणी कहलाती है और उसमें माध्य विचलन ज्ञात करना हो तो जिस भी सांख्यिकीय माध्य से माध्य विचलन ज्ञात करना है उससे चिन्ह रहित विचलन ज्ञात करेंगे। यानी प्लस माइनस को छोड़ देंगे विचलनों में, माइनस को भी प्लस मान लिया जाएगा और फिर इन चिन्ह रहित विचलनों का योग कर लिया जाएगा और उसमें मूल्यों की संख्या का भाग दे दिया जाएगा। जो प्राप्त होगा वो
माध्य विचलन कहलाएगा। यहाँ पर मध्य का से माध्य विचलन बराबर हो जाएगा स्मॉल डेल्टा m बराबर सिग्मा मॉड्यूल्स और इसके बीच में dm/n, यानी मध्यका से माध्य विचलन बराबर मध्यका से चिन्ह रहित विचलनों का योग बटा श्रेणी में मूल्यों की कुल संख्या। अगर लघु रीति से माध्य विचलन ज्ञात करना हो तो मध्य का ज्ञात करेंगे, या जिस भी सांख्यिकीय माध्य से माध्य विचलन ज्ञात करना हो उस सांख्यिकीय माध्य की गणना करेंगे। और लघु रीति में जो सांख्यिकीय माध्य जिससे हम गणना कर रहे हैं सामान्यतया मध्यका से माध्य विचलन ज्ञात करेंगे, तो मध्यका से कम मूल्य वाले मूल्यों का योग और मध्यका से अधिक मूल्य वाले मूल्यों का योग किया जाएगा। सिग्मा एक्स ए का मतलब है मध्यका से अधिक मूल्य वाले मूल्यों का योग, और सिग्मा एक्स बी का मतलब है मध्यका से कम मूल्य वाले मूल्यों का योग। ए का मतलब एबव और बी का मतलब बिलो। बिलो यानी मध्यका से कम मूल्य वाले मूल्यों का योग, और ए का मतलब एबव यानी मध्यका से अधिक मूल्य वाले मूल्यों का योग। मध्यका से अधिक मूल्य वाले मूल्यों के योग में से मध्यका से कम मूल्य वाले मूल्यों का योग घटा दिया जाएगा और फिर उसमें से वापस माइनस करेंगे मध्यका से अधिक मूल्य वाले मूल्यों की संख्या और मध्यका से कम मूल्य वाले मूल्यों की संख्या, और उसको गुणा करेंगे मध्यका से। सामान्यतया मध्यका श्रेणी के बिल्कुल मध्य में होता है, तो मध्यका से कम मूल्य वाले मूल्यों की संख्या और मध्यका से अधिक मूल्य वाले मूल्यों की संख्या दोनों बराबर रहेगी। तो ये वाला हिस्सा 0 आएगा, 0 आएगा। तो मध्यका से अगर हम सांख्यिकी माध्य विचलन ज्ञात कर रहे हैं तो ये 0 होगा, और ये जब 0 होगा तो इसको अगर सूत्र में नी भी लिखें तो भी कोई अंतर नहीं आएगा। यानी मध्यका से माध्य विचलन ज्ञात कर रहे हैं तो केवल सूत्र इतना भी लिखें सिग्मा एक्स ए माइनस सिग्मा एक्स बी तो भी माध्य विचलन वही आएगा। लेकिन अन्य सांख्यिकीय माध्य से हम माध्य विचलन की गणना कर रहे हैं तो एन ए माइनस एन बी भी 0 नहीं आकर किसी अंक में आएगा, और उसका भी समायोजन इसमें करना होगा इस सूत्र के माध्यम से। और फिर जो ऊपर वाले समीकरण का हल करने के बाद इसमें मूल्यों की संख्या का भाग देंगे, जो प्राप्त होगा वो कहलाएगा माध्य विचलन। यानी माध्य विचलन बराबर लघु रीति से मध्यका से अधिक मूल्य वाले मूल्यों का योग माइनस मध्यका से कम मूल्य वाले मूल्यों का योग माइनस मध्यका से अधिक मूल्य वाले मूल्यों की संख्या माइनस मध्यका से कम मूल्य वाले मूल्यों की संख्या, और इसको गुणा करेंगे मध्यका से। यानी यहाँ पर सिग्मा एक्स ए बराबर है मध्यका से अधिक मूल्य वाले मूल्यों का योग, सिग्मा एक्स बी बराबर मध्यका से कम मूल्य वाले मूल्यों का योग, एन ए बराबर मध्यका से अधिक मूल्य वाले मूल्यों की संख्या जो 0 होगी, और एन बी बराबर भी मध्यका से कम मूल्य वाले मूल्यों की संख्या जो भी 0 होगी, और एम बराबर है मध्य का, और एन बराबर है बटा एन बराबर मूल्यों की संख्या। तो प्रत्यक्ष रीति में तो चिन्ह रहित विचलनों का योग बटा एन, और लघु रीति में अधिक मूल्य वाले मूल्यों की संख्या, कम मूल्य वाले मूल्यों की संख्या, अधिक मूल्य वाले मूल्यों की संख्या, कम मूल्य वाले मूल्यों की संख्या और मध्य का बटा एन। यह है व्यक्तिगत श्रेणी में प्रत्यक्ष रीति और लघु रीति। किसी भी श्रेणी में माध्य विचलन ज्ञात करना हो, सबसे पहले उस माध्य की गणना कर लेनी चाहिए जिस माध्य से हमें माध्य विचलन ज्ञात करना हो। सामान्यतया प्रश्न में कोई स्पष्ट निर्देश न हो तो मध्यका से ही माध्य विचलन ज्ञात किया जाता है, और इसका कारण है कि मध्यका से लिए गए चिन्ह रहित विचलनों का योग सबसे कम होता है। इसलिए माध्य विचलन की गणना मध्यका से ही किया जाना सबसे अधिक उपयुक्त है। तो प्रत्यक्ष रीति में
प्रत्यक्ष रीति से व्यक्तिगत श्रेणी में माध्य विचलन हो जाएगा। माध्य विचलन बराबर मध्यका से चिन्ह रहित विचलनों का योग बटा मूल्यों की संख्या। और लघु रीति में हो जाएगा माध्य विचलन मध्यका से बराबर मध्यका से अधिक मूल्य वाले मूल्यों का योग, मध्यका से कम मूल्य वाले मूल्यों का योग, माइनस मध्यका से कम मूल्य वाले अधिक मूल्य वाले मूल्यों की संख्या बराबर 0, और मध्यका से कम मूल्य वाले मूल्यों की संख्या ये भी 0 इंटू m बराबर मध्यका बटा n। ये तो था व्यक्तिगत श्रेणी में माध्य विचलन। और माध्य विचलन गुणांक, जब माध्य विचलन की 2 या 2 से अधिक श्रेणियों में तुलना करनी हो तो उस स्थिति में माध्य विचलन का सापेक्ष माप यानी रिलेटिव मेजर माध्य विचलन गुणांक ज्ञात किया जाएगा। और माध्य विचलन में जिस माध्य से माध्य विचलन ज्ञात किया है उस माध्य का भाग देने पर जो प्राप्त होगा वो कहलाएगा माध्य विचलन गुणांक। अगर मान लो मध्यका से माध्य विचलन ज्ञात किया है तो माध्य विचलन में मध्यका का भाग दे देंगे, यानी माध्य विचलन बटा मध्यका बराबर कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। माध्य विचलन गुणांक, यदि मध्यका से माध्य विचलन ज्ञात किया है तो ये मध्यका से माध्य विचलन और इसमें मध्यका का भाग दे देंगे। स्मॉल डेल्टा m यानी मध्यका से माध्य विचलन और m यानी मध्यका, तो मध्यका से माध्य विचलन में मध्यका का भाग दे देंगे तो आएगा माध्य विचलन गुणांक। चाहे व्यक्तिगत श्रेणी हो, चाहे खंडित श्रेणी हो, चाहे अखंडित श्रेणी हो, प्रत्यक्ष रीति हो, लघु रीति हो, माध्य विचलन गुणांक का यही सूत्र रहेगा, यानी माध्य विचलन बटा उस माध्य का भाग देंगे जिससे माध्य विचलन की गणना की गई है। यदि मध्यका से गणना की गई है तो मध्यका का भाग देंगे, समांतर माध्य से गणना की है तो समांतर माध्य का, बहुलक से गणना की है तो बहुलक का भाग देंगे। यहाँ सूत्रों में उन्हीं सूत्रों को लिखा है ये मानते हुए कि माध्य विचलन की गणना मध्यका से की जा रही है। अगर समांतर माध्य या बहुलक से या गुणोत्तर माध्य हरात्मक माध्य से गणना करनी हो तो यहाँ पर m की जगह अगर एक समांतर माध्य से कर रहे हैं तो x बार हो जाएगा, या m की जगह x बार हो जाएगा, यहाँ पर m की जगह x बार हो जाएगा, यहाँ पर m की जगह x बार हो जाएगा। यानी जिस माध्य से गणना कर रहे हैं उस माध्य का चिन्ह संकेत के रूप में आ जाएगा, और कंपैरिजन उस माध्य से ही करेंगे जिस माध्य से माध्य विचलन ज्ञात कर रहे हैं। ये तो थी व्यक्तिगत श्रेणी में प्रत्यक्ष रीति और लघु रीति। इसके बाद खंडित श्रेणी में और अखंडित श्रेणी में प्रत्यक्ष रीति। खंडित श्रेणी में जो काम मूल्य करेंगे वही अखंडित श्रेणी में मध्य मूल्य करेंगे। मध्य मूल्यों से मतलब है मूल्य वर्ग की निम्न सीमा प्लस मूल्य वर्ग की उच्च सीमा बटा 2 बराबर होगा मध्य मूल्य। तो खंडित श्रेणी में जिस काम में हम मूल्यों को ले रहे हैं उसी काम में अखंडित श्रेणी में मध्य मूल्यों को लिया जाएगा। यानी खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी में गणना का तरीका वही रहेगा, जो खंडित में है वही अखंडित में रहेगा, केवल अखंडित श्रेणी में मूल्यों के स्थान पर मध्य मूल्यों को लिया जाएगा। और मध्य मूल्य बराबर होंगे वर्ग की निम्न सीमा प्लस वर्ग की उच्च सीमा बटा 2। वर्ग की निम्न सीमा यानी उसको बोलते हैं लोअर लिमिट और संकेत यूज करते हैं L1, और वर्ग की उच्च सीमा को बोलते हैं अपर लिमिट और संकेत यूज करते हैं L2। तो L2 और L1 को जोड़ देंगे और 2 का भाग दे देंगे तो ये आएगा मध्य मूल्य। खंडित श्रेणी की गणना में जो काम मूल्य कर रहे हैं वही काम अखंडित श्रेणी में मध्य मूल्यों से लिया जाएगा। खंडित और अखंडित श्रेणी में प्रत्यक्ष रीति से जो काम किया जाए, जो सूत्र होगा प्रत्यक्ष सूत्र, वो होगा जिस माध्य से गणना करनी है उससे चिन्ह रहित विचलन निकालेंगे और इन चिन्ह रहित विचलनों को आवृत्तियों से गुणा करेंगे
और चिन्ह रहित विचलनों की आवृत्तियों से गुणा का योग कर लिया जाएगा, जो कहलाएगा सिग्मा एफ मॉड्यूल्स डीएम बटा एन। यानी मध्यका से यदि हम माध्य विचलन ज्ञात कर रहे हैं तो मध्यका से चिन्ह रहित विचलन निकालेंगे। दूसरा काम होगा इन चिन्ह रहित विचलनों को आवृत्तियों से गुणा करेंगे। तीसरा काम होगा इन चिन्ह रहित विचलनों और आवृत्तियों के गुणा का योग किया जाएगा और फिर इसको मूल्यों की संख्या से विभाजित कर दिया जाएगा। खंडित श्रेणी में या अखंडित श्रेणी में मूल्यों की संख्या बराबर होती है आवृत्तियों का योग। तो n बराबर यहाँ हो जाएगा आवृत्तियों का योग, यानी चिन्ह रहित विचलनों और आवृत्तियों के गुणा के योग को आवृत्तियों के योग यानी मूल्यों की संख्या से विभाजित कर दिया जाएगा और जो प्राप्त होगा वो कहलाएगा खंडित श्रेणी में प्रत्यक्ष रीति द्वारा ज्ञात किया गया माध्य विचलन। और लघु रीति का अगर प्रयोग किया जाए खंडित और अखंडित श्रेणी में, तो जो प्रत्यक्ष रीति में सिग्मा 1 से किया था उसकी जगह सिग्मा एफ एम ए अगर मध्यका से कर रहे हैं तो, और यदि समांतर माध्य से कर रहे हैं तो सिग्मा एफ एक्स है, और यदि बहुलक से कर रहे हैं तो सिग्मा एफ एक्स एफ जेड ए। इसका मतलब है मूल्यों और आवृत्तियों की गुणाओं का योग जो मध्यका से अधिक मूल्य वाले हैं। मध्यका से अधिक मूल्य वाले मूल्यों की उनकी आवृत्तियों से गुणाओं का योग। और सिग्मा एफ एम बी का मतलब है मध्यका से कम मूल्य वाले मूल्यों का उनकी आवृत्तियों से गुणा और उसका योग। इन दोनों का अंतर निकाला जाएगा। फिर इसके बाद एन ए का मतलब है मध्यका से अधिक मूल्य वाली आवृत्तियों का योग, और एन बी से मतलब है मध्यका से कम मूल्य वाली आवृत्तियों का योग। इसके बाद ये जो अंतर आएगा इस अंतर को मध्यका से गुणा कर दिया जाएगा, m बराबर मध्यका। यानी यहाँ पर सिग्मा एफ एम ए का मतलब है मध्यका से अधिक मूल्य वाले मूल्यों और उनकी आवृत्तियों की गुणाओं का योग। सिग्मा एफ एम बी का मतलब है मध्यका से कम मूल्य वाले मूल्यों और उनकी आवृत्तियों की गुणाओं का योग। और एन ए से मतलब है मध्यका से अधिक मूल्य वाले मूल्यों की आवृत्तियों का योग। और एन बी बराबर है मध्यका से कम मूल्य वाले मूल्यों की आवृत्तियों का योग, और m बराबर है मध्यका। इसको हल करने के बाद इसमें मूल्यों की संख्या यानी आवृत्तियों के योग का भाग दे देंगे, तो ये होगा लघु रीति द्वारा माध्य विचलन। इसके अलावा अखंडित श्रेणी अगर है तो उसमें माध्य विचलन ज्ञात करने की एक रीति और है, द्वितीय लघु रीति। इस द्वितीय लघु रीति में मध्यका से अगर हम माध्य विचलन ज्ञात कर रहे हैं तो जिस मूल्य वर्ग में मध्यका स्थित है उस मूल्य वर्ग के मध्य मूल्य को कल्पित मध्यका माना जाएगा। और समांतर माध्य से गणना कर रहे हैं तो समांतर माध्य जिस मूल्य वर्ग में स्थित है उस मूल्य वर्ग के मध्य मूल्य को कल्पित समांतर माध्य माना जाएगा। इसी तरीके से बहुलक से कर रहे हैं तो बहुलक जिस मूल्य वर्ग में स्थित है उस मूल्य वर्ग के मध्य मूल्य को कल्पित बहुलक माना जाएगा। इस कल्पित मध्यका या कल्पित बहुलक या कल्पित समांतर माध्य से विचलन लिए जाएंगे चिन्ह रहित। यहाँ पर डीएम मॉड्यूल्स, ये दो खड़ी लाइन है, इसका मतलब मॉड्यूल्स, और एफ यानी कल्पित मध्यका से लिए गए विचलनों का आवृत्तियों से गुणा करने के बाद योग। और इसमें प्लस करना है, या एम का मतलब है मध्यका, और एम के ऊपर जो डैश लगा रखा है इसका मतलब है कल्पित मध्यका। और एन बी का मतलब है
मध्यका से कम मूल्य वाले मध्य मूल्यों की आवृत्तियों का योग, और यह है यानी मध्यका से अधिक मूल्य वाले मध्य मूल्यों की आवृत्तियों का योग। इन दोनों का अंतर निकाल लिया जाएगा, फिर इन दोनों के अंतर को आपस में गुणा किया जाएगा और इस FDM में जोड़ दिया जाएगा। जो आएगा उसमें मूल्यों की संख्या यानी आवृत्तियों के योग का भाग दिया जाएगा। ये होगा द्वितीय लघु रीति से माध्य विचलन। ये केवल अखंडित श्रेणी में ही इसकी गणना की जाती है। व्यक्तिगत और खंडित श्रेणी में द्वितीय लघु रीति का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें कल्पित मध्य का से विचलन लिए जाते हैं और कल्पित मध्य का जिस मूल्य वर्ग में स्थित है उस मूल्य वर्ग के मध्य मूल्य को कल्पित मध्य का या कल्पित समांतर माध्य या कल्पित बहुलक मानकर चिन्ह रहित विचलनों की गणना करते हैं। तो द्वितीय लघु रीति केवल अखंडित श्रेणी में ही प्रयोग की जाएगी। सामान्यतया प्रश्न में यदि कोई निर्देश न हो कि किस रीति से माध्य विचलन ज्ञात करना है, तो प्रत्यक्ष रीति से माध्य विचलन ज्ञात कर लिया जाना चाहिए। और प्रत्यक्ष रीति में अगर व्यक्तिगत श्रेणी है तो जिस माध्य से माध्य विचलन ज्ञात कर रहे हैं उस माध्य से चिन्ह रहित विचलनों का योग बटा मूल्यों की संख्या बराबर माध्य विचलन। और खंडित या अखंडित श्रेणी है तो चिन्ह रहित विचलनों को आवृत्तियों से गुणा करेंगे, उनका योग करेंगे और मूल्यों की संख्या का भाग देंगे। जो प्राप्त होगा वो कहलाएगा माध्य विचलन। लघु रीति से भी गणना क्लिष्ट नहीं है या लघु रीति भी कठिन नहीं है, लेकिन सूत्र को समझने में थोड़ा जटिल लगता है, लेकिन करने के बाद गणना बराबर सी है दोनों में। और गणना में भी कोई लघु रीति से करते हैं या द्वितीय लघु रीति से करते हैं तो गणना में गणन क्रिया जो गणन प्रक्रिया है उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आती है, समय वही लगता है जो प्रत्यक्ष रीति में लग रहा है। तो जब तक अगर किसी रीति के बारे में प्रश्न में स्पष्ट उल्लेख न हो तो सामान्यतया प्रत्यक्ष रीति के द्वारा ही माध्य विचलन की गणना कर ली जानी चाहिए। एक बार सारांश रूप में और बता देता हूँ। माध्य विचलन का मतलब जिस माध्य से माध्य विचलन ज्ञात किया जाना हो उस माध्य से चिन्ह रहित विचलन ज्ञात किए जाएंगे, चिन्ह रहित विचलनों का योग किया जाएगा और इन चिन्ह रहित विचलनों के योग को मूल्यों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होगा वो कहलाएगा माध्य विचलन। सामान्यतया माध्य विचलन किसी भी सांख्यिकीय माध्य से ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन मध्यका के द्वारा ही माध्य विचलन की गणना की जाती है। और मध्यका से माध्य विचलन की गणना इसलिए की जाती है कि मध्यका से मूल्यों के जो चिन्ह रहित विचलन लिए जाते हैं उनका योग अन्य माध्यों की तुलना में सबसे कम होता है। और माध्य विचलन का गुणांक ज्ञात करना हो तो कोई सी श्रेणी हो, कोई सी विधि हो, माध्य विचलन में उस माध्य का भाग दिया जाएगा जिस माध्य से माध्य विचलन की गणना की है। तो प्राप्त मूल्य माध्य विचलन गुणांक कहलाएगा। यानी माध्य विचलन गुणांक कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन बराबर होगा माध्य विचलन बटा संबंधित माध्य। अगर मध्यका से किया है तो मध्यका का भाग देंगे, समांतर माध्य से किया है तो समांतर माध्य का भाग देंगे, यानी माध्य विचलन बटा मध्यका। इस वीडियो में हमने विस्तार से अपकिरण के जो विचलन माध्य के रूप में माप था, पहला माप वो था माध्य विचलन, और उसको हमने विस्तार से समझा। माध्य विचलन का अर्थ और माध्य विचलन की गणना व्यक्तिगत, खंडित और अखंडित श्रेणी में। प्रत्यक्ष रीति, प्रथम लघु रीति और द्वितीय लघु रीति द्वारा। ये सारी प्रक्रिया सवालों के साथ
और अधिक स्पष्ट हो जाएगी। आप इसके उदाहरण और सवालों को करें, और यदि कोई सवाल या उदाहरण समझ में नहीं आता है किसी भी अध्याय का या किसी भी टॉपिक का, तो आप मुझसे आप पूछ सकते हैं मेरे व्यक्तिगत नंबर पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। और ये जो टॉपिक है ये है व्यावसायिक सांख्यिकी ABST का बीकॉम पार्ट फर्स्ट का पेपर सेकंड, और इस पेपर सेकंड की सेकंड यूनिट में है अपकिरण। इसके हमने 7 मापों में से इस वीडियो तक 5 मापों को विस्तार से समझा दिया है। और पहला माप था इसका जिसको हमने समझा दिया वो विस्तार, दूसरा अंतर चतुर्थक विस्तार, तीसरा शतमक विस्तार, चौथा चतुर्थक विचलन, पांचवा माध्य विचलन। ये 5 अपकिरण के माप हमने विस्तार से समझा दिए हैं। अब अगले वीडियोज में हम बताएंगे प्रमाप विचलन और लोरेंज वक्र को। प्रमाप विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन, सांख्यिकीय जो अपकिरण के माप हैं उनमें सबसे वैज्ञानिक और सबसे महत्वपूर्ण अपकिरण का माप है प्रमाप विचलन, जिसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। सीमांत विस्तार जो थे या सीमांत मूल्यों के अर्थ के रूप में जो अपकिरण के माप थे उनमें केवल 2 ही मूल्यों को ध्यान में रखा जाता है, बाकी श्रेणी के अन्य मूल्यों को ध्यान में नहीं रखा जाता है। तो सीमा विस्तार वाले जो अपकिरण के माप थे वो पूरी तरह से दोषयुक्त थे कि उनमें केवल सीमा मूल्यों को ही ध्यान में रखा जाता है या केवल 2 ही मूल्यों को ध्यान में रखा जाता है अपकिरण ज्ञात करने के लिए। और माध्य विचलन में ध्यान तो हर मूल्य का रखा जाता है, हर मूल्य की आवृत्ति का रखा जाता है, लेकिन जो विचलन लिए जाते हैं उन विचलनों में चिन्हों को छोड़ दिया जाता है, यानी माइनस को भी प्लस मान लिया जाता है। जबकि प्रमाप विचलन में विचलनों के चिन्हों को भी नहीं छोड़ा जाता है सब, और विचलन केवल समांतर माध्य से ही लिए जाते हैं। समांतर माध्य से ही विचलन लिए जाते हैं, और समांतर माध्य से जो विचलन लिए जाते हैं उनका योग तो 0 आएगा, लेकिन उन विचलनों के वर्ग कर लिए जाते हैं, और समांतर माध्य से लिए गए विचलनों के वर्गों का समांतर माध्य और फिर उसका वर्गमूल प्रमाप विचलन कहलाता है। यानी प्रमाप विचलन में किसी प्रकार का कोई दोष शेष नहीं रहता है, केवल प्रमाप विचलन की गणना थोड़ी जटिल हो जाती है अपकिरण के अन्य मापों की तुलना में। लेकिन सबसे अधिक वैज्ञानिक और सबसे अधिक प्रामाणिक अपकिरण का माप है प्रमाप विचलन, और यही सबसे महत्वपूर्ण है जिसे अगले वीडियो में विस्तार से समझाया जाएगा। प्रमाप विचलन का अर्थ और व्यक्तिगत खंडित और अखंडित श्रेणी में प्रमाप विचलन की गणना। यहाँ माध्य विचलन में जो मुख्य संकेत यूज में हुए हैं उनका अर्थ एक बार और मैं बता देता हूँ। एक तो माध्य विचलन का जो संकेत है ये ग्रीक वर्णमाला का स्मॉल डेल्टा अक्षर है। स्मॉल डेल्टा के लिए ग्रीक वर्णमाला में इसको यूज किया जाता है, जिसको यहाँ पर हमने माध्य विचलन के संकेत के रूप में यूज किया है। और विचलनों को जिन 2 खड़ी लाइनों के बीच में रखा है, ये खड़ी लाइन और ये खड़ी लाइन, इन दोनों खड़ी लाइनों के बीच में विचलनों को रखा है, तो ये कहलाता है, ये दोनों खड़ी लाइनें कहलाती है मॉड्यूल्स। और इन दोनों खड़ी लाइनों के बीच में विचलनों को रखने का मतलब है प्लस और माइनस को छोड़ दिया है, यानी माइनस को भी प्लस मान लिया है या प्लस माइनस के चिन्हों का ध्यान नहीं रखा है। ये दोनों लाइनें यानी मॉड्यूल्स का प्रयोग किया जाता है विचलनों के प्लस माइनस के चिन्हों पर ध्यान नहीं देने के लिए। यानी इन दोनों खड़ी लाइनों का मतलब है मॉड्यूल्स,
और इनको लगाने के बाद प्लस और माइनस का ध्यान नहीं रखा जाएगा। इसका मतलब है चिन्ह रहित विचलनों का योग। तो ये दोनों खड़ी लाइनें मॉड्यूल्स कहलाती है, ये स्मॉल डेल्टा कहलाता है